मॉरल डेवलपमेंट में मेजॉरिटी हम दो थ्योरीज़ के बारे में बात करते हैं। एक है पियाजे की थ्योरी जिसमें हेटेरोनॉमस और ऑटोनॉमस मोरालिटी के बारे में वो बात करते हैं, और उसके बाद एक मेजर कंट्रीब्यूशन है कोलबर्ग की थ्योरी का। तो लॉरेंस कोलबर्ग एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था कि सिर्फ कि आप क्या एक्शन ले रहे हैं, आप चोरी नहीं कर रहे हैं, आप चीटिंग नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं, वो मैटर नहीं करता है, उसके पीछे की रीजनिंग भी मैटर करती है। तो वो बताते हैं कि हाउ पीपल रीजन अबाउट मोरालिटी। अब इन्होंने 3 लेवल्स दिए थे और उनमें टोटल 6 स्टेजेस। लेवल 1 जो है वो कहता है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, ज़्यादातर बच्चों में देखा जाता है, और इसमें आपके 2 स्टेजेस है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, और दूसरा स्टेज है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। मतलब छोटा बच्चा होता है उसको वो इस स्टेज में होता है, और जैसे उससे थोड़े से बड़े होते हैं तो इंडिविजुअलिज्म एक्सचेंज में पहुंचता है। फिर लेवल 2 होता है कन्वेंशनल मोरालिटी, जिसमें ज़्यादातर जो टीनेजर्स हैं, जो बड़े लोग अडल्ट हैं, वो सब इन स्टेजेस में उनकी थिंकिंग होती है। स्टेज 3 हो गया इंटरपर्सनल अकॉर्ड, जैसे टीनेजर्स जो हैं वो इस थिंकिंग में होते हैं, और स्टेज 4 में लॉ एंड ऑर्डर, ज़्यादातर लोग इस हिसाब से सोचते हैं। लेवल 3 है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। कन्वेंशनल मतलब है जो होता है, जो नॉर्मल है, जो ऑर्डिनरी है। तो प्री कन्वेंशनल जो ऑर्डिनरी से पीछे हट के हैं, और पोस्ट कन्वेंशनल जो उससे भी ज़्यादा अच्छी थिंकिंग हो गई। तो स्टेज 5 में आ गया सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, और स्टेज 6 में यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। तो मोरालिटी के हिसाब से जो स्टेज 6 है वो सबसे ज़्यादा रेयर है, वहाँ सबसे कम लोग उस हिसाब से सोच पाते हैं, और ये जो है ये बहुत यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स के बारे में बात करता है, जैसे इंटेग्रिटी और एथिक्स और इन सब चीज़ों के बारे में। अब लॉरेंस कोलबर्ग के हम पहला स्टेज के बारे में बात करते हैं। तो पहला स्टेज है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। ये ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है जो 9 साल से कम की उम्र के होते हैं। इसमें बल्कि कुछ अडल्ट भी इसी लेवल में सोचते हैं, बट ज़्यादातर ये बच्चों में ऐसी थिंकिंग होती है। इसके 2 स्टेजेस के बारे में बात करते हैं। पहला है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। की आइडिया है कि मुझे ओबीडियंस, मुझे रूल्स को ओबे करना चाहिए, नहीं तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी, है ना। अगर मैं रूल्स को ओबे करूँगा तो मैं पनिशमेंट अवॉइड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो मोरालिटी है, जो यहाँ पर थिंकिंग है, वो ये है फियर ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, यहाँ पर जैसे मान लेते हैं एक बच्चा है, वो चॉकलेट नहीं खाता है, इसलिए नहीं कि ये गलत है या फिर डिनर से पहले चॉकलेट खाना गलत है ऐसा, बल्कि इसलिए क्योंकि अगर वो चॉकलेट खाएगा तो उसकी मम्मी उसे डांटेगी। तो ये उसके पीछे की रीजनिंग कि वो जो एक्शन ले रहा है चॉकलेट नहीं खाने का, वो क्यों ले रहा है। ठीक है, अब हर एक स्टेज को हम हाइंस डिलेमा से समझते हैं। हाइंस डिलेमा वो था जिसमें जो हाइंस है वो एक गरीब इंसान है, और उसकी जो वाइफ है वो नियर डेथ है। तो उसकी वाइफ को सेव करने के लिए एक दवाई उसे चुरानी पड़ेगी, क्योंकि जो फार्मासिस्ट है वो उसे सस्ते में नहीं दे रहा है, या फिर EMI पे भी नहीं दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइंस डिलेमा ये है कि वो उस दवाई को चुराए और अपनी वाइफ की जान बचाए, या फिर चोरी जैसा गलत काम ना करे और अपनी वाइफ को मरने दे। ठीक है, तो हाइंस डिलेमा में यहाँ इस स्टेज पर अगर हाइंस की थिंकिंग होती तो वो ये सोचता, अब हर में ना 2 आर्ग्यूमेंट है, एक है प्रो स्टीलिंग और एक है एंटी स्टीलिंग। मतलब प्रो स्टीलिंग की हाँ चोरी कर लेनी चाहिए, और एंटी स्टीलिंग की नहीं, चोरी नहीं करनी चाहिए। तो हाइंस डिलेमा में इस स्टेज पर अगर हाइंस की थिंकिंग होती तो 2 ऑप्शंस हैं। ईदर वो ये सोचता कि हाँ मुझे चोरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं चोरी नहीं करूँगा और मेरी वाइफ की डेथ हो जाएगी तो फिर भगवान गुस्सा हो जाएंगे, फिर भगवान मुझे पनिश करेंगे। तो पनिशमेंट का फियर है यहाँ पे भी। और दूसरा कि मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं चोरी करूँगा तो फिर पुलिस मुझे पकड़ लेगी और फिर मुझे पनिश करेगी। तो फिर से फियर ऑफ पनिशमेंट। तो आपका एक्शन डिफर कर सकता है, मगर उसकी रीजनिंग बताती है कि क्यों आपका एक्शन डिफर कर रहा है। तो इंडिविजुअलिज्म एक्सचेंज में की आइडिया है कि व्हाट्स इन इट फॉर मी, इसमें मेरा क्या फ़ायदा है। और वो ये चीज़ समझ जाते हैं कि रूल्स जो हैं वो फ्लेक्सिबल हैं, इनको थोड़ा सा बेंड किया जा सकता है अगर इससे मेरा फ़ायदा हो रहा है। जैसे कि एक छोटा बच्चा जो है वो घर साफ़ करने में मदद अपने पेरेंट्स की इसलिए करता है ताकि बाद में उसे चॉकलेट मिले या फिर तारीफ़ मिले, है ना। तो ये चीज़ होगी। अब इसको अगर हम हाइंस डिलेमा से समझें तो यहाँ पे भी आपका प्रो स्टीलिंग और एंटी स्टीलिंग आर्ग्यूमेंट्स मिलते हैं। अगर हाइंस की जो थिंकिंग है वो इस लेवल पर होगी तो वो चोरी कर लेगा, क्योंकि अगर उसकी वाइफ ज़िंदा रहेगी तो उसका खाना पीना, उसकी देखभाल करेगी। तो इसमें फ़ायदा, सेल्फ इंटरेस्ट ही वो देख रहा है कि हाँ अगर वाइफ ज़िंदा रहेगी तो मेरा फ़ायदा होगा इससे। दूसरा, शुड नॉट स्टील, क्योंकि अगर वो प्रिजन जाएगा तो प्रिजन में तो उसका, अगर वो चोरी करेगा फिर पुलिस पकड़ के उसे प्रिजन ले जाएगी, तो प्रिजन में तो उसका जीवन अच्छा नहीं कटेगा ना। तो वहाँ पर भी वो अपना फ़ायदा देख रहा है कि अगर मैं चोरी करके जेल गया तो वहाँ मेरा फ़ायदा नहीं है, वहाँ पर मुझे अच्छी सेवा पानी नहीं मिलेगी। तो ये हो गया।
तो स्टेज 2 में आपके ये इस लेवल पे सोचते हैं ज़्यादातर बच्चे, और कुछ रेयर अडल्ट भी इस लेवल पर होते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम कन्वेंशनल मोरालिटी के बारे में। कन्वेंशनल में ज़्यादातर लोग उस लेवल पर ही सोच रहे होते हैं। तो कन्वेंशनल मोरालिटी जो है वो एडोलेसेंस और अडल्ट सोशल रीजनिंग स्टाइल होता है, जिसमें मैंने जैसे बताया कि जो बच्चे होते हैं वो सोचते हैं प्री कन्वेंशनल मोरालिटी के हिसाब से, और जैसे जैसे हम टीन एज में आते हैं और जैसे जैसे हम अडल्ट बनते हैं हमारी थिंकिंग जो है वो होती है कन्वेंशनल मोरालिटी के हिसाब से। और यहाँ पर हमारा जो थिंकिंग का पैटर्न होता है उसमें हम क्या करते हैं, अबाउट लिविंग अप टू सोशल एक्सपेक्टेशन। मतलब हमारा जो असली गोल होता है वो यही होता है कि सोशल अप्रूवल मिले, कि लोग हमें बुरा ना समझें, जो सोसाइटल लॉज रूल्स वगैरह बने हैं हम उनको फॉलो करें। अब इनके अंदर जो 2 स्टेजेस हैं, स्टेज 3 जो टीनेज में होता है और कुछ बड़े लोगों में भी होता है, और फिर स्टेज 4 जो इसके आगे प्रोग्रेस करने के बाद वो स्टेज में पहुंचते हैं। स्टेज 3 जो है वो है इंटरपर्सनल अकॉर्ड, जिसमें जो थीम होता है वो है गुड बॉय गुड गर्ल सिंड्रोम। इसमें क्या जो की आइडिया है वो ये है कि आई वॉन्ट पीपल टू थिंक आई एम गुड। मतलब कि आप चाहते हैं कि लोग आपको अच्छा इंसान समझे, भले आप किसी चीज़ से अलाइन नहीं करते हैं आपका थॉट प्रोसेस, मगर आप वो सिर्फ वो काम इसलिए करेंगे ताकि दुनिया आपको समझे कि आप अच्छे इंसान हैं। तो जो टीन्स है वो भले बुली करते होंगे लोगों को, मगर वो एंटी बुलिंग ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे ताकि वो ऐसे नज़र आए, ताकि वो दुनिया के सामने खुद को एज अ पोर्ट्रे कर सके कि वो एक अच्छे सिंसियर फ्रेंड है, गुड फ्रेंड है। या फिर एक बच्चा जो है वो क्लास में चीट नहीं करेगा सिर्फ इसलिए ताकि कोई अच्छा सिंसियर स्टूडेंट नजर आए अपने पेरेंट्स और टीचर्स के सामने। अब अगर हम इंटरपर्सनल अकॉर्ड में देखें, इसके अलावा एक चीज़ है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने अडल्ट लाइफ में भी इसी चीज़ में रह जाते हैं कि वो अच्छे नज़र आएँ। गुड गर्ल सिंड्रोम जो है वो देखने को मिलता है ना, कि सारी बातें मान रही हैं, बाहर नहीं जाना है, आप जो बोला जाए वो करना है, देर रात तक नहीं घूमना है, और ये सब चीज़ें। अब इसमें कई बार क्या होता है कि आपके लिए जो काम ज़रूरी होता है वो भी छोड़ के घर आ जाते हैं, या फिर आपके लिए जैसे मान लेते हैं आप किसी चीज़, आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, आपको मना करा जा रहा है वो कोर्स करने के लिए, तो सिर्फ आप इसलिए मान जाए ताकि आप गुड गर्ल नजर आए कि देखो ये तो बिल्कुल बहस भी नहीं करती है, ये तो कोई बात भी नहीं काटती है। अगर हम बोलें कि पूरे दिन घर में रहो, घर से एक कदम बाहर ना निकालो, तो घर से एक कदम बाहर ना जाए। लड़कों में भी ये सिंड्रोम होता है, ऑल्दो अभी तो खैर बैड बॉय सिंड्रोम ज़्यादा चल रहा है, बट पता नहीं। फिर की आइडिया है यहाँ पर। हाँ, तो इसमें अगर हम हाइंस डिलेमा देखें तो हाइंस डिलेमा में एक हो सकता है कि वो चोरी करेगा ताकि वो दुनिया के सामने नज़र आए कि वो कितना अच्छा हस्बैंड है जो अपनी वाइफ का जीवन बचाने के लिए कुछ भी हद तक जा सकता है। तो वही है ना, बिकॉज गुड हस्बैंड जो है वो कुछ भी रिस्क कर लेगा टू सेव हिज वाइफ्स लाइफ। और दूसरा है कि वो चोरी नहीं करेगा, क्योंकि फिर लोगों को लगेगा कि कैसा इंसान है, अपनी वाइफ की जान बचाने के लिए इसने चोरी कर ली। चोरी करना तो गलत काम है ना, इल्लीगल काम इसने कर लिया सिर्फ एक जान बचाने के लिए। तो अब लोगों का परसेप्शन तो कुछ भी हो सकता है, तो वो जो है वो उन दोनों में से हिसाब से सोच के कुछ भी एक्शन लेगा। स्टेज 3 के बाद आता है स्टेज 4, जिसमें बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर के बारे में। मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर यहाँ का की थीम होता है। की आइडिया ये है कि हम सबको रूल्स फॉलो करने चाहिए ताकि एक सोशल ऑर्डर जो है वो मेंटेन रह सके। यहाँ पर लॉज को देखा जाता है एज एब्सोल्यूट, कि उसे बिल्कुल नहीं तोड़ा जाना चाहिए, और अगर आप तोड़ते हैं तो आप गलत काम कर रहे हैं, आपको पनिशमेंट मिलना चाहिए। जैसे कि अगर आप इस लेवल पे आपकी थिंकिंग है लॉ एंड ऑर्डर लेवल पे, तो रात को आप चाहे 2 बजे गाड़ी चला रहे हैं और आप ट्रैफिक सिग्नल्स हैं तो आप उनको तब भी फॉलो करेंगे इवन व्हेन नो वन इज़ वॉचिंग यू। क्यों? क्योंकि आप इस लेवल पे सोच रहे हैं और आपको लगता है कि जो सारे रूल्स हैं, जो सारे लॉज हैं, उनको फॉलो करना चाहिए ताकि एक सोशल ऑर्डर जो है वो मेनटेन हो सके। ठीक है। या फिर पब्लिक में जो है कचरा नहीं फैलाना, या फिर वही ट्रैफिक सिग्नल्स को नहीं तोड़ना, ये बातें हो गई। अगर हम हाइंस डिलेमा में देखें तो हाइंस के पास यहाँ पर दूसरी चॉइस ही नहीं है, एक ही चॉइस है कि अगर वो इस लेवल पे सोच रहा है कि हाँ लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी ज़रूरी है, तो वो लॉ नहीं तोड़ेगा, वो चोरी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि लॉ के हिसाब से चोरी करना इलीगल है, नो मैटर आप उसके पीछे क्या इंटेंशन था, क्या रीज़न था, चोरी करना इलीगल है। तो इसलिए अगर वो इस लेवल पे सोच रहा होगा तो वो चोरी नहीं करेगा। अब है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। तो पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी जो है वो काफ़ी रेयर स्टेज है, सब लोग यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, और जो लोग यहाँ पहुँचते हैं वो क्वेश्चन करते हैं कि अगर ये लॉ है तो ये क्यों है, हमें क्यों मानना चाहिए ये, और अगर कोई चीज़ अनजस्ट है तो उसको कॉल आउट करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको चेंज करना चाहिए, ट्रेडिशंस अगर ऐसे हैं तो क्यों है। यहाँ लोग रियलाइज़ करते हैं कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं हमारे फ़ायदे के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए एग्जिस्ट करती हैं। पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी में जो स्टेज 5 है वो बात करता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन के बारे में, जो ये कहता है कि लॉज जो है वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ह्यूमन बींग्स के बीच में, और
वो इम्पॉर्टेंट है, ऑब्वियसली उनको फॉलो करना इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी सोसाइटी अच्छे से चले, बट अगर वो अनजस्ट हैं, अगर वो अनफेयर हैं, तो उन लॉज को चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि इंसानों ने ही लॉज बनाए हैं, तो हम मिलकर उनको बदल भी सकते हैं अगर वो अनजस्ट हैं। तो राइट थिंग होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, सबके साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए, सबके साथ सही चीज़ होनी चाहिए, सबको जस्टिस मिलना चाहिए। अगर कोई भी लॉ किसी को इनजस्टिस कर रहा है किसी के साथ, तो वो लॉ जो है उसको चेंज करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं एक डॉक्टर है और एक कोई लॉ है जो डॉक्टर को ये कहता है कि आप तब तक लोगों को दवाई नहीं दे सकते जब तक वो आपको पेमेंट नहीं करते हैं। अब मान लेते हैं कि कोई पेशेंट जो है वो बहुत गरीब है और वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है, मगर वो किसी बीमारी से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, तो डॉक्टर का जो अपना कॉन्शियस है, जो उसका अपना मॉरल जजमेंट है, वो ये कहेगा कि मुझे इसे दवाई दे देनी चाहिए, और उसको ऐसा लगेगा, अगर वो इस लेवल पे सोच रहा है स्टेज 5 पे, कि मेरा काम है लोगों को सर्व करना, और अगर मेरे मतलब इस लॉ की वजह से जो लोग हैं वो मर रहे हैं बीमारियों से क्योंकि वो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं या कुछ भी, तो फिर इस लॉ को बदल देना चाहिए। तो यहाँ पर जो डॉक्टर है वो सोच रहा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन के हिसाब से, और हो सकता है कि फिर वो आगे जाके प्रोटेस्ट वगैरह करे या फिर पीसफुली बोले कि इस लॉ को हमें चेंज कर देना चाहिए, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल हो गया जैसे कि नेल्सन मंडेला ने जब अपार्थाइड लॉज के खिलाफ बोला था कि ये अनजस्ट लॉज हैं, या फिर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने सेग्रीगेशन लॉज को चैलेंज किया था क्योंकि वो भी अनजस्ट थे। तो स्टेज 6 जो है, जो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स में है, उसमें जो बहुत कम लोग जो हैं वो यहाँ तक पहुँचते हैं, और यहाँ पर आपके सेल्फ चोजन प्रिंसिपल के बारे में बात करी जाती है कि जिसमें आप खुद के कॉन्शियस के थ्रू गाइडेड होते हैं, जो आपको सही लगता है वो काम करना, आपका ईमान आपको बोलता है कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, और आप वो करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके लॉज और सोशल सिस्टम जो है वो लेस मैटर करते हैं, ज़रूरी है जो मॉरली राइट है वो काम करना। ये इतना यहाँ पर आपको इतने सही तरीके सही काम करने होते हैं कि ये जो स्टेज है इट्स ऑलमोस्ट एन आइडियल, कि ऐसा होना चाहिए। जिस चीज़ को आप सोचते हैं कि हाँ मुझे ऐसे तरीके से सोचना है, मुझे ऐसे एक्शंस लेने हैं, मेरी थिंकिंग ऐसी होनी चाहिए, मेरी रीजनिंग ऐसी होनी चाहिए, वैसा होता है ये, ठीक है। तो इसमें जैसे जो विसल ब्लोअर्स होते हैं ना, विसल ब्लोअर्स वो होते हैं, मान लेते हैं कि मैं कंपनी में काम कर रही हूँ और वो कंपनी जो है वो अपना सारा केमिकल वेस्ट जो है वो नदी में फेंक रही है, मुझे ये चीज़ पता है एज एन एम्प्लॉई, तो मैं लोगों को या मीडिया को इसके बारे में बता दूंगी ताकि ये कंपनी पर लाइमलाइट आए और ये कंपनी ये गलत काम करना बंद करे। अगर मैं जाके आके ऐसे बोलूँगी कि आप ये करना मत कर दो, ये गलत काम है, इससे बहुत लॉस हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है वहाँ, और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, तो वो नहीं सुनेंगे। अब जब आप बहुत सारे मीडिया को बता देते हैं, बहुत लोगों को बता देते हैं, पावरफुल अथॉरिटीज़ के पास ये बात पहुंचती है, तो वो इस चीज़ को रोक सकते हैं। तो विसल ब्लोअर्स वो होते हैं जो एक कोई भी गलत चीज़ को विटनेस करते हैं और उसको सामने दुनिया के सामने लाके रख देते हैं कि देखो ये गलत हो रहा है और इसे गलत नहीं होने देना चाहिए, हमें इसे सही करना चाहिए। जैसे कि यूएस में जो विसल ब्लोअर हुए थे उन्होंने ये बता दिया था कि जो यूएस गवर्नमेंट है वो सीक्रेटली सबके जो डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं, डिजिटल डेटा जो है वो इकट्ठे कर रही है और उन सर्वेलेंस कर रही हैं। तो इससे क्या हुआ कि लोग आगाह हो गए कि सरकार जो है वो उन पर निगाह रख रही है, ठीक है। जैसे कि महात्मा गांधी का नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, अब उन्हें लगा कि उन्होंने ये पर्सनल गेन के लिए तो किया नहीं था, उन्होंने सोचा कि ये जो ब्रिटिशर्स का जो राज है वो बहुत अनफेयर है और इसीलिए उन्होंने उनके खिलाफ ही प्रोटेस्ट किए। जैसे कि रोज़ा पार्क्स एक अमेरिकन ब्लैक वुमेन थी जिन्होंने एक वाइट मेल को, मतलब एक वाइट आदमी को बस पे सीट देने से मना कर दिया था, क्योंकि ऑल्दो सब फॉलो कर रहे थे उस चीज़ को, सारे जो ब्लैक लोग हैं वो सीट दे रहे थे क्योंकि वाइट लोगों को बैठने का अधिकार है, मगर उन्होंने बोला कि एक ब्लैक आदमी और एक ब्लैक इंसान और एक वाइट इंसान जो है वो बराबर है, क्योंकि ओवरऑल दोनों तो इंसान नहीं है ना, दोनों ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो दोनों को सेम अधिकार होने चाहिए। और उसके बाद फिर उन्होंने उनको सीट नहीं दी, और ये उनको किसी ने नहीं बोला था करने, उनको बस लगा कि अनजस्ट है और ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसलिए उन्होंने उसके हिसाब से एक्शन लिया। तो ये क्या हुआ, सेल्फ चोजन एथिकल प्रिंसिपल, उनको लगा कि मुझे करना चाहिए और उन्होंने वो किया क्योंकि उनके हिसाब से वो मॉरली राइट थिंग था। तो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल जो स्टेज 6 है, वहाँ पर जो लोग हैं वो काम करते हैं जो उनको लगता है कि ये मॉरली राइट है और वो उनको करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गए सारे स्टेजेस